हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ उत्तराखंड के टनकपुर में। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों में है देवी पूर्णागिरि का मंदिर। ये 108 सिद्ध पीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को खंडित किया था। ये मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। दिल्ली से यहाँ डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से टनकपुर की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है, जो आपको 7 से 8 घंटे में टनकपुर पहुँचा देंगी। यहाँ आप बाय एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। यहाँ का सबसे करीबी एयरपोर्ट पंतनगर में है, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। पंतनगर से टनकपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जहाँ से आप टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। टनकपुर स्टेशन से बाहर आपको बस स्टैंड मिल जाता है, जहाँ से आप बस लेकर या शहरी टैक्सी से भी धूलीगढ़ पहुँच सकते हैं, जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है। बस और शेयरिंग टैक्सी का किराया है 35 रुपये पर पर्सन। टनकपुर ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। इसके चारों तरफ हिमालय माउंटेन की ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं और जंगल हैं। यहाँ के माउंटेन्स और जंगलों में टाइगर दिखना बहुत ही आम बात है। वो कभी कभी इंसानी इलाकों में भी आते रहते हैं। यहाँ की एक बहुत ही मशहूर घटना है। अब से करीब 100 साल पहले यहाँ पर एक टाइगर का बहुत ही ज़्यादा आतंक था। उस टाइगर ने इंडिया और नेपाल के करीब 430 से ज़्यादा लोगों को मारा था। उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग दिन के समय में भी ग्रुप में ही बाहर निकलते थे, जैसे खेतों में काम करने या शहर से कहीं बाहर जाना होता था तब। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश राज था, तो यहाँ पे एक ब्रिटिश शिकारी आए थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। जी हाँ, मैं उन्हीं जिम कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ जिनके नाम से नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है। वो पहले तो एक शिकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिकार छोड़ के वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी बन गए वो। और उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे काम भी किए, जिसके लिए उन्होंने उनके नाम पर ही नैनीताल का जो नेशनल पार्क है उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जिसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क। यह है धूलीगढ़ का पुलिस स्टेशन। यहाँ पुलिस स्टेशन भी है और पब्लिक पार्किंग भी है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपनी कार या को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। मेले के टाइम यहाँ पे भंडारा भी चलता है। ये है धूलीगढ़। बस वाले आपको यहीं पे उतारते हैं और यहाँ से पहाड़ों की यात्रा शुरू होती है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी जाती हैं, उससे भी जा सकते हैं। मेले के टाइम यहाँ पूरा दिन भंडारा चलता है। जब मैं शाम को यहाँ पहुँचा था तो यहाँ भंडारा चल रहा था। मैंने भंडारा किया और उसके बाद रेस्ट करके फिर अपनी यात्रा आगे शुरू की। पूर्णगिरी का सफ़र अपने आप में ही एक भक्ति भरा अनुभव है। जब हम टनकपुर से आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ियों का नज़ारा और शारदा नदी का किनारा आपका मन मोह लेता है। यहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। बहुत ही पॉजिटिव शांत वाइब्स है यहाँ की। रास्ते में मिलने वाले साधु संत और श्रद्धालुओं की भीड़ सब कुछ कितना साफ और पवित्र रखता है।
टनकपुर स्टेशन से लेकर मंदिर तक आपको पूरे रास्ते में उत्तराखंड पुलिस और आर्मी के जवान खड़े हुए मिलेंगे, जो दिन रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। मंदिर तक पहुंचने की चढ़ाई जो है वो थोड़ी चैलेंजिंग तो है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वो थकान पल भर में गायब हो जाती है। माँ का वो अद्भुत स्वरूप देखकर सारे दुख दर्द भूल जाती है। यहाँ से दिखने वाला व्यू मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बादल आपके बिल्कुल करीब होंगे। यहाँ पहाड़ों में चलने का मज़ा ही अलग है। शहर के शोर शराबे और स्क्रीन की चमक से दूर यहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ है, हवा की सरसराहट और अपने कदमों की आह। जब आप रास्ते में चलते हैं तो आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे होते, बल्कि खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं पहाड़ों में ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन सच कहूँ तो ये है कि मुश्किल हमें बताती है कि हमें कितने कैपेबल हैं। सांसें फूल रही हैं, थकान हो रही है, लेकिन ये जो सामने पहाड़ हैं और ये बादल हैं, इनको देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। पूर्णागिरि की चढ़ाई सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक सीख है कि जितनी ऊंची चढ़ाई होगी व्यू उतना ही शानदार होगा। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप आ रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए इन पहाड़ों के रंगों को, ये धूप और छाँव का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? अगर आपने अभी तक पहाड़ों में बैक पैकिंग नहीं की है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये है मेन गेट, इसके राइट साइड में है भैरव मंदिर जाने का रास्ता और लेफ्ट साइड में है पूर्णागिरि मंदिर जाने का रास्ता। मेन मंदिर से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो सीढ़ियों से बना हुआ है, जिसमें 1000 से 1100 के करीब सीढ़ियाँ हैं जो आपको पैदल चलना होता है। इस पूरे रास्ते में आपको धर्मशालाएँ मिलेंगी और इस तरह की शॉप मिलेंगी, जहाँ से आप अपने घर के लिए पूजा का सामान और प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। धर्मशाला में रुकना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना होता है। बस जिस धर्मशाला में रुके हैं आपको उसी धर्मशाला से प्रसाद खरीदना होता है। धर्मशाला में आपको सोने के लिए और नहाने के लिए टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब पूरी व्यवस्था मिलती है। धर्मशाला में आराम करने के बाद और नहाने के बाद मैं निकला मंदिर की तरफ प्रसाद लेकर। बात करें कि ये मंदिर कब बना, तो साल 1632 में गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम चंद्र तिवारी था, वो चंपावत के उस समय के राजा ज्ञानचंद के पास आए थे। एक रात माता पूर्णागिरि उनके सपने में आई और उन्होंने इस पहाड़ी पर अपना मंदिर बनाने की इच्छा जताई।
चंद्र तिवारी ने ही सबसे पहले यहाँ पे पूजा शुरू करवाई। तब से लेके आज तक ये दर्शन इसी तरह चल रहे हैं। दर्शन मैंने कर लिए हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मंदिर के पास में ही आपको इस तरह की प्रसाद की शॉप मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने घर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। माँ पूर्णागिरि के दर्शन मैंने कर लिए हैं, लेकिन मेरी ये यात्रा भी ख़त्म नहीं हुई है। कहते हैं पूर्णागिरि के दर्शन के बाद जब तक आप सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं कर लेते, आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब मैं आ गया हूँ नेपाल की ओर, जहाँ मेरा अगला पड़ाव है प्रसिद्ध सिद्ध बाबा का मंदिर। और अभी मैं हूँ भारत और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पर। ये शारदा नदी के ऊपर बना हुआ डैम है। इसको बनवसा बैराज भी कहा जाता है। इस डैम का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में बनकर ही तैयार हुआ था। उस समय इसे अंग्रेज़ों के इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत नमूना माना जाता था। शारदा नदी, जिसे आगे चलकर काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी के बहाव को नियंत्रण करने के लिए यहाँ बड़े बड़े गेट्स लगाए गए हैं। नेपाल का सीमा क्षेत्र यहाँ की बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। इस डैम पर इंडिया की साइड में इंडियन आर्मी और नेपाल की साइड में नेपाल आर्मी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। डैम के ऊपर वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना सख्त मना है, इसलिए मैं डैम के ऊपर का आपको व्यू नहीं दिखा सकता।
तो दोस्तों, बॉर्डर पार करते ही नज़ारा बदल गया है। अब मैं नेपाल की धरती पर हूँ। भारत और नेपाल के बॉर्डर के ठीक बाद ये पहला इलाका आता है। यहाँ की ये मार्केट बहुत ही खास है। चलिए देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यहाँ की रौनक आपका स्वागत करती है। यहाँ आपको भारतीय और नेपाली संस्कृति का एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और यहाँ का माहौल किसी भी आम नेपाली कस्बे जैसा ही है। अगर आप यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ नेपाली हैंडक्राफ्ट की चीज़ें और नेपाली टोपी, यहाँ के पारंपरिक कपड़े काफ़ी मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ की स्थानीय दुकानों पर आपको नेपाल की प्रसिद्ध गोरखाली खुकरी के शोपीस और नेपाल की मशहूर चाय और मसाले भी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ हर तरफ आपको नेपाली रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ आप बहुत ही जेन्युइन प्राइस में खाना खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप इंडियन करेंसी में शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए आपको करेंसी बदलने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में। सिद्ध बाबा कोई आम साधु नहीं थे। वो माँ पूर्णागिरी के सबसे बड़े और परम भक्त थे। वो रोज़ पहाड़ पर चढ़ के माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। किस्सा यह था कि एक दिन माँ पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी। बाबा सिद्धनाथ रोज की तरह माँ के दर्शन करने पहुँचे, लेकिन वो सीधे माँ के शयन कक्ष में घुस गए। एक पुरुष का इस तरह कक्ष में अंदर आ जाना देख के माँ पूर्णागिरी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उछाल दिया। लेकिन जब कुछ देर बाद गुस्सा शांत हुआ, तब माँ पूर्णागिरी को बहुत पछतावा हुआ। जो अंदर आया था वो कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा भक्त था। तब माँ पूर्णागिरी ने बाबा सिद्धनाथ को एक वरदान दिया। माँ पूर्णागिरी ने कहा कि मेरा जो भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा और मन्नत तभी पूरी होगी जब वो मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करने नेपाल जाएगा। तब से ये यात्रा इस तभी पूरी मानी जाती है जब भक्त माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने यहाँ नेपाल आते हैं। सच कहूँ तो पूर्णागिरी की ये यात्रा मेरे दिल के बहुत करीब रही। आपने अगर अभी तक यहाँ विज़िट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर प्लान करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो यात्रा के शौकीन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।